टेक गुरु बीवी विकास में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सेशन है IS 800 के बारे में है। दोस्तों, आपको ये बता दें सेशन शुरू करने से पहले कि IS 800 का ये तीसरा सेशन है। दोस्तों, इस सेशन से पहले हम 2 सेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हम स्कोप और मटेरियल के बारे में डिस्कस किए हैं और साथ में पार्ट 2 में हम दोस्तों फैब्रिकेशन प्रोसीजर शुरू करके फैब्रिकेशन प्रोसीजर में स्ट्रेटनिंग, क्लियरेंस, कटिंग, होलिंग के बारे में बात किए हैं और शॉप असेंबली के बारे में हमने बात शुरू किया था, कुछ स्टार्ट किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले हुए करते हुए शॉप असेंबली में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिवेटिंग की। दोस्तों, रिवेटिंग shall be heated uniformly throughout their length without burning or excessive scaling and shall be sufficient length to provide a head of standard dimension. These shall, when driven completely, fill the hole and if countersunk, the countersinking shall be fully filled by rivet. If required, any proportion of the countersink head shall be dressed and flushed off. दोस्तों, जो हम बात करते हैं, अगर बात कर रहे हैं हम रिवेट का, तो जो रिवेट फिक्सिंग होता है, तो रिवेट फिक्सिंग होता है दोस्तों, तो पहले हम रिवेट को प्रॉपरली हीट करते हैं। उसके बाद में हम उसको पोजीशन पे फिक्स करते हैं। अगर कुछ पोजीशन पे फिक्सिंग के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज काउंटरसंक बोल्ट है टाइप का रिवेट है, तो उसको हम पुनः निकाल करके ड्रेस करके फ्लश करके और अपने जगह पे उसको फिक्स करते हैं, प्रॉपरली फिक्स करते हैं। ठीक है। Riveted member shall have all parts firmly drawn and held together before and during riveting, and special care shall be taken in this respect for all single rivet connection. For multiple riveted connection, a service bolt shall be provided in every third or fourth hole. दोस्तों, क्या होता है कि अगर मल्टीपल रिवेटेड कनेक्शन है तो उसमें 3-4 होल छोड़ करके हम सर्विस को बोल्ट को प्रोवाइड करके फिक्स कर देते हैं, ताकि फिर उसको करने के बाद में, फिर उसको निकालने के बाद में हम पुनः रिवेट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वेन एवर प्रैक्टिकेबल मशीन रिवेटिंग से बी कैरीड आउट बाय यूजिंग मशीन ऑफ द स्टेडी प्रेशर टाइप। जहाँ कहीं अप्लीकेबल है वहाँ मशीन से रिवेटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ऑल लूज, बर्न और अदरवाइज डिफेक्टिव रिवेट शैल बी कट आउट एंड रिप्लेस्ड बिफोर द स्ट्रक्चर इज लोडेड एंड स्पेशल केयर शैल टेकन इन टू इंस्पेक्ट ऑल सिंगल रिवेट कनेक्शन। स्पेशल केयर शैल बी टेकन इन हीटिंग एंड ड्राइविंग होल रिवेट लॉन्ग रिवेट। दोस्तों, क्या होता है कि जो भी रिवेटिंग के दौरान कुछ भी होल में प्रॉब्लम या फिर रिवेट जो हम यूज कर रहे हैं वो पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, होल जो है वो क्लीन नहीं है, तो उसको हमें पूर्ण रूप से क्लीन करना है, साफ सफाई करना है सबका रिवेट और होल का, और ऐसा करना है कि पार्टिकुलरली जो हमें फिक्स करना है उस पोजीशन पे एग्जैक्ट फिक्स हो जाए। सेकंड दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो हीटिंग करके हम रिवेटिंग को फिक्स करते हैं, तो उसमें क्या है, हीटिंग के दौरान हमें स्पेशल केयर रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम बोल्टिंग का। इन ऑल केस वेयर द फुल वेयरिंग एरिया ऑफ द बोल्ट इज टू बी डेवलप्ड, the bolt shall be provided with a washer of a sufficient thickness under the nut to avoid any threaded portion of the bolt within the thickness or the part bolted together unless accounted
फोर इन डिजाइन। दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी बोल्टिंग का क्या है दोस्तों, कि अगर बोल्ट जो भी बोल्टिंग मेरा स्ट्रक्चर है पार्टिकुलर डिजाइन द्वारा, उसमें हमें वाशर का प्रोविज़न दिया जाता है कि वाशर हमें कहाँ यूज करना है और कितना यूज करना है। बट जो मिनिमम थ्रेड प्रोजेक्शन है, 1 थ्रेड प्रोजेक्शन है, वो होना चाहिए, या वाट एवर जो डिज़ाइन में मेंशन किया हुआ है कहीं किसी डिज़ाइन रेफरेंस में मिनिमम 3 थ्रेड भी प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आइदर हम इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर जो डिज़ाइन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्री टेंशन बोल्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू इनिशियल टेंशन द प्रूफ स्ट्रेस बाय एन अप्रोप्रिएट कैलिब्रेटेड मेथड। जो भी प्री टेंशन बोल्ट है दोस्तों, उसको द प्रूफ इनिशियल टेंशन जो है प्रूफ अप्रोप्रिएट कैलिब्रेटेड मेथड से उसको चेक करते हैं। जो भी टेंशन बोल्ट है उसको पार्टिकुलर अच्छा से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो भी प्रूफ सिस्टम मेथड है, और उसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसा हमने वेल्ड रिवेट के बारे में बात कर लिया, बोल्ट के बारे में बात कर लिया। थर्ड हम बात करते हैं अगर वेल्डिंग के बारे में, तो वेल्डिंग शैल बी अकॉर्डेंस विथ IS 816, 819, 1024, IS 1261, 1323 एंड IS 9595 एज अप्रोप्रिएट। दोस्तों क्या है कि वेल्डिंग का जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, वो जो वेरियस हमारा जो दिया हुआ है IS स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग का, उसको फुलफिल होना चाहिए। For welding of any particular type of joint, welder shall give an evidence acceptable to purchaser of having satisfactorily completed approximate test as the prescribed in IS 817, IS 1393, IS 7307 Part 1, IS 7310 Part 1, IS 7318 Part 1 एज रिलेवेंट। दोस्तों क्या है कि जो पार्टिकुलर वेल्डर हम यूज करते हैं, उस जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा फैब्रिकेशन एंड बेसिक ऑफ फैब्रिके स्ट्रक्चर बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन स्ट्रक्चर का जो सेशन था, उसमें भी वेल्डर और वेल्डर आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों सेम है कि यहाँ भी हम बात करते हैं, अगर तो जो वो भी वेल्डर है उसको एक्सेप्टेबल एविडेंस होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और जो रिलीवेंट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो वेल्डर पास हुआ है, क्वालिफाई किया है कि नहीं क्वालिफाई किया है। जो क्वालिफाई नहीं है उसको नहीं यूज करेंगे, हम वेल्डर को नहीं यूज कर सकते हैं। जो जिस पोजीशन में क्वालिफाई किया हुआ वेल्डर है उसी को उस पोजीशन में हम दोस्तों यूज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, असेंबली ऑफ वेल्डिंग शैल बी कैरिड आउट इन सच ए वे to minimize distortion and residual stress and the final dimension are within appropriate tolerance। अगर बात करते हैं दोस्तों वेल्डिंग, असेंबली वेल्डिंग का, तो असेंबली वेल्डिंग जो भी हम करते हैं दोस्तों, बहुत केयरफुली हमें वेल्डिंग करना पड़ता है ताकि डिस्टोर्सन, जॉब में डिस्टोर्सन नहीं हो, और साथ साथ हमें ये भी देखना रहता है कि जो फाइनल डायमेंशन जो हमें अपीयर हो रहा होगा वो विदिन टॉलरेंस के है कि नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशीनिंग ऑफ बट, कैप एंड बेस प्लेट। दोस्तों क्या होता है कि अभी हमने जैसा फैब्रिकेशन का, सॉफ्ट फैब्रिकेशन का और सॉफ्ट असेंबली का एक स्टेज बाई स्टेज हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं, तो डिस्कस करते जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम बात करेंगे मशीनिंग ऑफ बट, कैप एंड बेस का। तो कॉलम स्प्लाइस एंड बट ज्वाइंट of strut and compression member depending on the contact of stress transmission shall be accurately machined and close butted over the whole section with a close tolerance not exceeding 0.2 mm locally at any place. Sum of all such clearance shall not be more than 30% of the contact area of stress transmission. In all column, cap and base, the end of shaft together with the attached gusset, angle, channel, etc. after connection together should be accurately machined so that clearance between contact surface shall not exceed 2 mm locally. Subjected further to condition that sum of total of all such clearance not exceed 30% of the total contact area for stress transmission. Care should be taken that these gusset connection angle or channel are fixed with such accuracy that they are not reduced in thickness by machining more than
mm। दोस्तों क्या है कि जो भी हम बेस प्लेट, कैप प्लेट या बट जॉइंट के लिए बट या स्प्लाइस प्लेट फिक्स करते हैं दोस्तों, तो जो उसमें हमें पहले देखते हैं दोस्तों कांटेक्ट एरिया के बारे में। जब जो मेंबर हम ज्वाइंट करेंगे या फिर कॉलम के द्वारा बेस प्लेट लगाएंगे, कॉलम में बेस प्लेट या कैप प्लेट या फिर स्प्लाइस लगाएं, तो जिसमें हम लगाएंगे तो दोस्तों क्या होता है कि ये स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है, वन मेंबर से दूसरा मेंबर में स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। तो अगर उसको बात करें तो लोकल क्लियरेंस, अगर हम बात करें लोकल क्लियरेंस दो स्प्लाइस के बीच में या कॉलम के बेस प्लेट और कॉलम का मेन मेंबर के बाद में, तो 0.2 mm लोकली एक्सेप्टेबल है, बट दैट शुड बी नॉट मोर देन 30% ऑफ टोटल एरिया। 30% मैक्स टोटल एरिया के 30% एरिया से ज़्यादा में वो क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। अगर क्लियरेंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों सम ऑफ केसेस में हम ग्लू मैचिंग करके देखते हैं, दोनों पार्ट में ग्लू लगा करके फिर टच पार्ट में ग्लू लगा के हम टच करते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं और देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना परसेंटेज एरिया में एक टच कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। बट ये मैक्सिमम जो अप्लीकेबल होता है ग्लू मैच मार्किंग है इक्विपमेंट के केस में होता है, स्ट्रक्चर के केस में तो जनरली नहीं होता है। बट वाट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है, कहीं भी दिया हुआ है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है या फिर अपना क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो भी कॉलम का जो लोड के अकॉर्डिंग जो भी कॉलम है, किस टाइप का कॉलम है, तो जो इसमें भी रिक्वायरमेंट होता है। बट जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वेयर सफिशिएंट गसट एंड रिवेट और वेल्ड आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसमिट द इंटायर लोडिंग, सी सेक्शन 4, द कॉलम इन नॉट बी मशीन। दोस्तों क्या कहता है, वेयर सफिशिएंट गसट एंड रिवेट ऑफ वेल्ड आर प्रोवाइड टू ट्रांसमिट द इंटायर लोडिंग, द कॉलम इन नॉट बी मशीन। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस कॉलम में सफिशिएंट गसट प्लेट रिवेट वेल्डिंग किया हुआ है लोड ट्रांसमिशन के लिए, उस कॉलम एंड को मशीनिंग करना ज़रूरी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्लैब बेस एंड कैप के बारे में। स्लैब बेस एंड slab cap except when cut from material with true surface shall be accurately machined over the bearing surface and shall be effective contact with the end of the bearing face which to be grouted to fix tightly at top and bottom unless weld are provided to transmit the entire column face। दोस्तों अगर स्लैब है और बेस की बात, मतलब जो ठीक कांटेक्ट है बेस प्लेट और स्लैब के बीच में, तो प्रॉपरली कांटेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव कांटेक्ट होना चाहिए। और अगर कहीं अगर हमें डायरेक्ट फिर इफेक्टिव कांटेक्ट हमें करके अगर हमें जो सरफेस क्लियरेंस है बेस और फाउंडेशन के बीच में, उसको प्रॉपरली हमें ग्राउटिंग की करना पड़ेगा, टाइटली उसको ग्राउटिंग करते हैं ताकि कोई भी बेस प्लेट और जो स्लैब बेस है उसके बीच में प्रॉपरली कांटेक्ट बना रहे। टू फैसिलिटेट ग्राउटिंग सफिशिएंट कैप शैल बी लेफ्ट बिटवीन द गैप शैल बी लेफ्ट बिटवीन द बेस प्लेट एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड होल shall be provided where it necessary to shining base for escape of air। दोस्तों इन केस अगर छोटा फाउंडेशन है, छोटा बेस का कॉलम छोटा है, उस केस में तो हम साइड से सफिशिएंट ग्राउंडिंग मटेरियल को डाल सकते हैं। इन केस अगर बेस साइज कॉलम का बेस बड़ा है, उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर क्लियरेंस रखना पड़ेगा बेस मतलब स्लैब और कॉलम के बेस के बीच में। अगर ज़रूरी है तो नेसेसरी होल भी हमें बेस प्लेट में प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो जो प्रॉपर को ग्राउटिंग मटेरियल प्रॉपरली जो है उस स्लैब और बेस प्लेट के बीच में इंसर्ट हो जाए और प्रॉपर कांटेक्ट रखे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेंटिंग शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विथ IS 1477 पार्ट 1 एंड 2। दोस्तों आपको हम बता दें कि पेंटिंग पर हम ऑलरेडी 3 सेशन बना चुके हैं।
पेंटिंग, ब्लास्टिंग और एप्लीकेशन ऑफ पेंट पर लेकर के दोस्तों एंड पेंटिंग डिफेक्ट, 3 आय को लेकर के तकरीबन हम छोटा छोटा करके आप लोगों के बीच में 6-7 सेशन बना चुके हैं। एकदम सेगमेंट और क्लियरली दोस्तों हम बात करते हैं, बट सेशन जो आधारित है वो एसएसपीसी के बेस पे है। ठीक है। अगर दोस्तों अगर ज़रूरत पड़े, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम IAS स्टैंडर्ड 1477 को भी डिस्क्राइब करके उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं। ऑल सरफेस विच आर टू बी पेंटेड, ऑयलिड और अदरवाइज ट्रीटेड शैल बी ड्राई एंड थ्रोली क्लीन टू रिमूव लूज स्केल एंड लूज डस्ट। दोस्तों जो भी सरफेस हमें पेंट करना है वो टोटली क्लीन होना चाहिए, ऑयल, डस्ट, ग्रीज कुछ भी उस पर नहीं होना चाहिए, लूज स्केल कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वो हमें प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। Soft contact surface need to be painted unless specified. If so specified, they shall be brought together while the paint is still in wet. दोस्तों क्या है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट सरफेस नीड टू बी पेंटेड अनलेस स्पेसिफाइड, अगर दिया रहा है तो जो भी सॉफ्ट कॉन्टैक्टेड है उसको पेंट करना है कि नहीं करना है वो स्पेसिफाई किया रहता है। अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात सरफेस नोट इन कॉन्टैक्ट बट इनएसेसेबल आफ्टर सॉफ्ट असेंबली शैल रिसीव टू बी फुल स्पेसिफाइड प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट बिफोर असेंबली। दिस डज नॉट अप्लाई टू द इंटायर ऑफ सील्ड होलो सेक्शन। दोस्तों अगर बात करते हैं कॉन्टैक्ट सॉफ्ट असेंबली में कुछ एरिया होता है कि सॉफ्ट असेंबली करने के बाद में उस एरिया को हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में होता क्या है दोस्तों कि जो उस एरिया को हम सॉफ्ट असेंबली करने से पहले ही उस एरिया को पेंट कर देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। बट इन केस अगर होलो सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो होलो सेक्शन दिस डज नॉट अप्लाई, हॉलो सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हॉलो सेक्शन के मैक्सिमम केस में दोस्तों क्या होता है कि इंड को सील्ड कर दिया जाता है ताकि अंदर ह्यूमिड मॉइस्चर कंटेंट नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चकट प्लेट के बारे में। तो चकट प्लेट शैल बी पेंटेड बट द डिटेल ऑफ पेंटिंग शैल बी स्पेसिफाइड बाय द परचेजर। चकट प्लेट भी पेंट किया जाता है जो वाकई में या यूज किया जाता है या कहीं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है, बट जो परचेजर का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम चकट प्लेट को पेंट करते हैं। इन केस ऑफ सरफेस टू बी वेल्डेड द स्टील शैल नॉट बी पेंटेड और मेटल कोटेड विद इन सुटेबल डिस्टेंस ऑफ एनी एज टू बी वेल्डेड। इफ द पेंट स्पेसिफाइड और द मेटल कोटिंग इज लाइकली टू बी हार्मफुल टू वेल्डर और इम्पायर द क्वालिटी ऑफ वेल्ड। दोस्तों अगर हमें कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करें जहां हमें वेल्डिंग करना है या वेल्डिंग करना है तो उस वेल्डेड एरिया में हम लगभग 50 mm छोड़ देते हैं। उस जो वेल्डेड एरिया है उसके दोनों एंड में हम मतलब वेल्ड एज से 50 mm छोड़ देते हैं मिनिमम, या जो भी रिकमेंडेड है उतना हम छोड़ देते हैं। वेल्डिंग नहीं करते, सॉरी पेंटिंग नहीं करते हैं या फिर क्लैडिंग जो भी है कोटिंग नहीं करते हैं, ताकि हमें वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तथा जो गैस या जो भी कोटिंग है अगर वो जले वेल्डिंग के दौरान हीट होकर के तो जिसका जो फ्यूम निकले वो हार्मफुल हो वेल्डर को जो वेल्डर वहाँ वेल्डिंग करता है उसको हार्म करेगा, इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। दोस्तों ये 50 mm या फिर स्पेसिफाइड होता है जो भी रिक्वायरमेंट होता है अपना परचेजर का या फिर जो भी डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट होता है, डाटा शीट का डिज़ाइन डाटा शीट का रिक्वायरमेंट होता है कि कितना mm हमें छोड़ना है या फिर क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। वेल्ड एंड अर्जेंट पेरेंट मेटल शैल नॉट बी पेंटेड प्रायर टू डिसलैगिंग इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल। वेल्डिंग के बाद में जो भी हम पेरेंट मेटल की बात करते हैं उसको हम नहीं
पेंट करते हैं इमीडिएट पेंट नहीं करना चाहिए, उसके क्लीनिंग करना चाहिए और साफ डिस्लैगिंग करना चाहिए, उसके बाद में ही हमें पेंट करना चाहिए। पार्ट टू बी इनकेस्ट इन कंक्रीट सेल नॉट बी पेंटेड और ऑयल। ऐसा जो पार्ट कंक्रीट के अंदर घुसेगा, जो कंक्रीट के अंदर जाएगा दोस्तों, अगर उसकी बात करते हैं तो उस पार्ट को हम पेंट नहीं करते हैं या फिर ऑयल ऐड नहीं करते हैं। करने के बाद में क्या होता है, जो कंक्रीट से उसका जो बॉन्डिंग होना है दोस्तों वो नहीं हो पाता है। कॉन्टैक्ट सरफेस इन फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन शैल नॉट बी पेंटेड इन एडवांस। अगर बात करते हैं फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन या फिर जो भी बोल्टिंग टाइप कनेक्शन के बाद में करते हैं, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है दोस्तों उसको पेंटिंग एडवांस में नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मार्किंग के बारे में। तो ईच पीस ऑफ स्टील वर्क शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड बिफोर डिस्पैच इन अकॉर्डेंस विथ द मार्किंग डायग्राम एंड शैल बियर सच अदर मार्क एज विल फैसिलिटेट इरेक्शन। दोस्तों जो भी हम सॉफ्ट फैब्रिकेटेड मटेरियल है वो प्रॉपर तरीका से आइडेंटिफाई होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए, ताकि इरेक्शन करने में हमें इजी हो। दोस्तों ताकि वो प्रॉब्लम नहीं हो, इरेक्शन करने में हमें इजी हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोप इरेक्शन के बारे में। तो द स्टील वर्क शैल बी टेम्पोरली सोप इरेक्टेड कम्प्लीटली और एज अरेंज्ड विथ द इंस्पेक्शन एजेंसी सो डैट एक्यूरेसी ऑफ फीट मे बी चेक्ड बिफोर डिस्पैच। द पार्ट शैल बी सोप assembled with sufficient number of parallel strips to bring and keep the part in place। दोस्तों सॉप इरेक्शन भी करते हैं, अगर ज़रूरत है तो हम टेम्पोरली उस पूरे जो रिक्वायर्ड शेप है उसको हम इरेक्ट करके एक शेप में देते हैं और सफिशिएंटली हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरह से मैच्ड है कि नहीं है। इन केस ऑफ पार्ट ड्रिल और पंच थ्रू आउट स्टील जिग विथ बस resulting in all similar part being inchargeable that the steel work may be so erected in such position as arranged with the inspection agency। जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, जैसा अरेंजमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो हमको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सॉप इरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन केस ऑफ सॉप फैब्रिकेशन यूजिंग न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन डाटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द सॉप इरेक्शन में बी डिस्पेंस विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर। अगर न्यूमेरिकल कंट्रोल, अगर सपोज जो मटेरियल है दोस्तों अगर कार्टोकैड का फॉर्मेशन या न्यूमेरिकल कंट्रोल डाटा से कटिंग हुआ है, मशीनिंग हुआ है, तो उस केस में हम सॉप इरेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम पैकिंग के। तो ऑल प्रोजेक्शन प्लेट और बार एंड ऑल एंड मेंबर एट joint shall be stiffened, all straight bar and plate shall be bundled, all screwed end and machined surface shall be suitably packed, and all rebuilt bolt, nut, washer and small loose part to be packed separately in case so that prevent damage and distortion during। दोस्तों जो भी हमने मटेरियल सॉप फैब्रिकेशन में हमने तैयार किया उसको प्रॉपर तरीके से हमें पैकिंग करना है ताकि वो डैमेज नहीं हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में। द इंस्पेक्शन अथॉरिटी शैल हैव फ्री एक्सेस टू ऑल रीजनेबल टाइम टू those part and manufacturer work which concerned with the fabrication of the steel work and shall be affordable or reasonable facility for satisfying himself that the fabrication is undertaken in accordance with the provision of the standard। दोस्तों क्या है कि जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है वो फुल फ्री होता है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर का, जो भी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो भी उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड का है उसके अकॉर्डिंग जो सॉप इंस्पेक्टर होता है वो फुलफिल क्राइटेरिया
को फॉलो ये फैब्रिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके चेक करने के लिए वो पूरा फ्री होता है। Unless specified otherwise, inspection shall be made at the place of manufacturer prior to dispatch and shall be conducted so as not be interfere unnecessary with the operation of the work। दोस्तों अगर स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है तो शॉप में भी उस पार्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम का है उसका इंस्पेक्शन होगा, बट साथ में देखना है कि अननेसेसरी जो ऑपरेशन वर्क भी है वो प्रभावित नहीं हो। द मैन्युफैक्चरर शैल गारंटी कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इफ रिक्वायर्ड टू बी शो बाय द परचेजर। जो मैन्युफैक्चरर दोस्तों क्या करता है, वो फुल कंप्लायंस और गारंटी जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड उसको परचेजर के द्वारा मिला है उसको फुल गारंटी देता है और कंपाइल करता है शॉप फ्लोर पे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। Should any structure or part of a structure be found not to be comply with any of the provision of this standard, it shall be liable to rejection. No structure or part of a structure once rejected shall be resubmitted for test, except in case where the purchaser or his authority representative consider the defect is rectifiable। दोस्तों अगर बात करते हैं हम रेक्टिफिकेशन का, रिजेक्शन का, तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर है अगर परचेजर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो रिजेक्टेड है। हाँ, फर्दर अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं या रिसबमिशन की बात करते हैं, अगर इन परचेजर का ऑथराइज परचेजर अथॉरिटी अगर उसको बोलता है कि नहीं इसको रेक्टिफिकेशन के बाद में आप रेक्टिफिकेशन को होने के बाद में इसको इंस्पेक्ट कीजिए, जो भी है डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के बाद में चेक कीजिए, तो करना है। अदरवाइज इंस्पेक्टर को क्या करना है, सीधे रिजेक्ट करना है। अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट करना है। डिफेक्ट विच मे अपीयर ड्यूरिंग फैब्रिकेशन शैल बी मेड गुड विथ द कॉन्सेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ले डाउन बाय इंस्पेक्शन अथॉरिटी। इन केस अगर ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिफेक्ट आता है, तो जो भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। जो भी वो दिया है, गाइडलाइन है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। All gauge and template necessary to satisfy the inspection authority shall be supplied by the manufacturer. The inspection authority may be at his discretion check the test result obtained at the manufacturer work by independent testing at outside laboratory and should be material tested be found unsatisfactory. The cost of such test shall be borne by manufacturer and if satisfactory the cost shall be borne by purchaser। दोस्तों जो भी यूज हम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करें इंस्पेक्शन में या फिर गेज जो भी है टेम्पलेट यूज करें, वो इंस्पेक्शन टेस्ट अथॉरिटी को उसके डिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना चाहिए। जो भी रिजल्ट है उसको चेक करना चाहिए। हो सके तो उसे आउटसाइड मैन्युफैक्चरर को छोड़ करके आउटसाइड भी लेबोरेटरी में चेक करना चाहिए। बट इन केस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट तो कॉस्ट परचेजर को पे करना चाहिए वो जो कॉस्ट आया हो, या फिर अगर नहीं है सेटिस्फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चरर को पे करना चाहिए। बट जो भी दोस्तों जो भी मैन्युफैक्चरर और परचेजर में एग्रीमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, जो उसको ही फॉलो करना चाहिए। जो भी फर्दर है उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम साइट इरेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस सेशन में ये मेरा जैसा कि हमने बताया कि ये मेरा इस IS 800 का तीसरा सेशन था दोस्तों। इसमें होप कि आप लोगों को असेंबली, रिवेटिंग, बोल्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, पेंटिंग, मार्किंग, शॉप इरेक्शन, पैकिंग एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में कुछ जनरल आइडिया आ गया होगा। दोस्तों पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फीडबैक है
उसको कमेंट में शेयर कीजिए, वो तहे दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों इस सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।